हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग कुछ कॉमन नेटवर्क आर्किटेक्चर जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका ये 4th यूनिट स्टार्ट हो रहा है, तो सिलेबस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो यूनिट 4th का नाम ही है, देख लीजिए, कॉमन नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस लेक्चर में 3 प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप जो है ऑल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आप जो नेटवर्क बना रहे हैं, अब अभी तक तो आपको सबको पता चल गया होगा कि n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हैं। अब यदि इन कंप्यूटर को आपस में यदि आप जोड़ रहे हैं तो जब आप आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जब भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तब एक क्या होता है, एक लेआउट होता है। उस लेआउट कैसे लेआउट होगा, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा टोपोलॉजी, बस ट्री, मेश, रिंग, हाइब्रिड ट्री, ये सभी की सभी टोपोलॉजी हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क का लेआउट होता है कि किस प्रकार से जो है कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहेंगे और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा दो नोड या 4 नोड या 6 नोड के बीच में, तो उसको हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में उसका लेआउट और उसका डिज़ाइन कैसा होगा ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ किया जाएगा, कंप्यूटर को आप कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, ये सभी। और उसका सबसे ज़रूरी है ट्रांसमिशन का मीडिया कौन सा होगा, कि जितने भी कंप्यूटर हैं, जो नोड हैं, जो हब हैं, वो वायर्ड है कि वायरलेस है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में जैसे कि आपका जैसे कि घर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे जो एक आर्किटेक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई घर का आप नक्शा जो बनाते हैं, वैसे ही नेटवर्क का नक्शा रहेगा, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर को जानने से पहले आपको जो है कुछ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जब बहुत सारे कंप्यूटर रहते जुड़े हुए रहते हैं उसमें कुछ होस्ट कहलाते हैं। तो होस्ट वो डिवाइस होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपके भाग लेते हैं, या इसको हम लोग नोड या होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट कौन होगा, तो जो रिक्वेस्ट भेजेगा या जो सर्विस का मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसको हम लोग क्लाइंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप वेब पेज ओपन करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, वेब पेज ओपन करते हैं, वहाँ पे गूगल में जाके आप यदि वहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, है नहीं। तो अब वहाँ पे आप क्लाइंट हुए। और उधर से जब आपका सर्वर की तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो वहाँ पे जो रिस्पांस देता है क्लाइंट के द्वारा, जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बदले में जो वो रिस्पांस देता है, जो रिजल्ट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। और एक होता है आपका पीयर होगा। तो पीयर क्या करता है, उस होस्ट को आप पीयर कहेंगे जो क्या करता है, डेटा या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी करता है और उसके बदले में वो क्या करता है, रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। मतलब ये देखिए जैसे ये 4 सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे कोई सर्वर तो है नहीं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, आपके होस्ट हैं। अब देखिए ये सिस्टम नंबर 1 यदि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तब ये जब रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्लाइंट बन जाएगा। अब ये जैसे सिस्टम नंबर 2 उसी को ये क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। तो यदि सर्वर रहता तो सर्वर तो आप सबको पता है कि सबको क्या करता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी वगैरह आपने देखा होगा। तो सर्वर वो है जो सभी कंप्यूटर को क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हेल्प करता है और उसी के माध्यम से जाता है, तो वो सर्वर कहलाता है। लेकिन कुछ नेटवर्क या सिनेरियो ऐसा रहता है जहाँ पे सर्वर यूज़ होता ही नहीं है। उस स्थिति में वो होस्ट जो रिक्वेस्ट भी करता है और रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पांस भी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीयर कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं 3 प्रकार का आपका होता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर, एक होता है आपका हाइब्रिड। तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पीयर टू पीयर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर में, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। बिना सर्वर का नेटवर्क रहेगा। जितने भी नोड रहते हैं आपके, वो सभी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करें या किसी दूसरे नोड की मदद से कम्युनिकेशन करें, लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करते हैं बिना किसी सर्वर के। जैसे यदि देखो इसी को मैं यदि ऐसे नंबर दे दूं, तो देखिए जैसे 1 है वो 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। इनको किसी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 1 जो है डायरेक्ट 2 से पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा है, 1 6 से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि मैं 1 को 3 से कहूँ तो 3 से वो डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, हाँ, बट 1 और जो है 1 जो है 3 तक कम्युनिकेशन करना चाहता है तो 2 की मदद लेके उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो बिना सर्वर की हेल्प लिए यदि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में यदि कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग पीयर टू पीयर कहते हैं। तो पीयर टू पीयर को शॉर्ट फॉर्म में P2P भी कहा जाता है। पीयर टू पीयर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है भाई कि कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग पीयर कहेंगे
जो क्या करता है, इंटरनेट की मदद से क्या करेगा, कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। ये देखिए 1 2 3, तो क्या करेगा, 1 2 से पॉइंट टू पॉइंट तो है ही है, डायरेक्ट उसके पास उस तक पहुंचने के लिए रास्ता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वो 2 की मदद से क्या कर सकता है, 3 से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है भाई। क्या करेगा, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में इंटरनेट से जुड़े जितने भी नेटवर्क है कंप्यूटर जो रहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, वो आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं। और इसको फाइल को शेयर करने के लिए किसी भी प्रकार की सेंट्रल सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है क्या? देख लीजिए इस डायग्राम में कहीं पे भी सर्वर ये दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी सर्वर नहीं है। सभी के सभी क्या है, अपने अलग अलग नोड है। क्लियर है क्या? सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो छोटे नेटवर्क के लिए छोटे जगह पे, जहाँ पे आप जो है कम से कम कंप्यूटर, बेसिकली 10 कंप्यूटर अधिकतम होना चाहिए, ऐसे जगह पे जो है आपका आर्किटेक्चर जो है सुटेबल है। ज़्यादा नेटवर्क ज़्यादा नंबर ऑफ नोड रहेगा तो वहाँ पे ये जो है सक्सेसफुल नहीं होता है ये। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा फिर वो कनेक्शन फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कम से कम और छोटे से छोटे जगह के लिए आप इसका प्रयोग जरूर करें। ठीक है, कि कुछ एडवांटेजेस लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ है जी कि ये है कि इसको आप ना आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। इसमें क्या होता है आपका इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। बस ऐसे कंप्यूटर खरीदते गए और आपस में से किसी न किसी से कनेक्ट करते गए, नया नया आसानी से नया नोड को आप जोड़ सकते हैं। इस पर काम करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, सेटअप करना बहुत ही आसान और ईजी होता है। प्रत्येक कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर भाग लेते हैं पीयर टू पीयर में, वो सभी स्वतंत्र रहते हैं, अपने आप में खुद ही क्लाइंट रहते हैं, खुद ही सर्वर रहते हैं। एक दूसरे को जो क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो एक दूसरे को मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। प्रत्येक कंप्यूटर खुद को मैनेज करता है, किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसकी कास्ट जो है, इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि काफ़ी चीप जो है, सस्ता नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है ये। और सस्ता इसलिए भी कह सकते हैं आप क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सर्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ पर सर्वर कंप्यूटर होता है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह कार्य करता है। इसमें स्पेशल सेंट्रल सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। सेंट्रल सर्वर मतलब एक मुख्य सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आपका स्टार टोपोलॉजी में होता है। क्लियर है क्या? याद रहेगा, यदि इसमें कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये जो सिस्टम नंबर 1 2 3 ये 4 5 और 6 है, तो इसमें से मान लीजिए हम इस छठे नंबर का कंप्यूटर आपका खराब हो जाता है। ठीक है, ये छठे नंबर का कंप्यूटर खराब हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आप 1 से 2 डायरेक्ट जा सकते हो, 1 2 के माध्यम से 5 तक भी सूचना भेज सकते हो, 1 2 5 के माध्यम से 4 में भी सूचना भेज सकते हो। अब आप 1 2 3 को भी भेज सकते हो, इधर से भी बात कर सकते हो। देख लीजिए, किसी एक सिस्टम के खराब होने से आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर खराब नहीं होता है। आपका जो कम्युनिकेशन है, सूचनाओं का आदान प्रदान चलते रहता है। किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर ऐसा कोई बॉस नहीं होता है, न ही उसके ऊपर कोई फुल कंट्रोल होता है। इसीलिए एक सिस्टम के खराब होने से आपका नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा और आपका सूचना का आदान प्रदान है वो कंटिन्यू चलते रहता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपका जो है किसी प्रकार की नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको NOS कहा जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता वहाँ पे होती है जहाँ पे सर्वर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? ये था कुछ लाभ। कुछ हानियाँ देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ये है भाई कि देख लीजिए, सेंट्रल सर्वर तो हमने यूज़ किया ही नहीं है, तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन करने में थोड़ा सा जो है कठिन होता है और डेटा का बैकअप लेना भी डिफ़िकल्ट होता है। अब ये देखिए भाई, ऐसे 4 कंप्यूटर हैं, खुद ही क्लाइंट है, खुद ही सर्वर है, आपस में ही कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रल सर्वर तो है नहीं। तो जो मेन जो सेंट्रल हब रहेगा, जिसको सूचना हम किसी एक जगह पे इकट्ठा, किसके पास इकट्ठा करें? कौन रखेगा? 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3? ऐसा तो कोई है नहीं। सर्वर रहता है तो वही एडमिन रहता है, उसी के पास सब डेटा का जो इकट्ठा होता है कहाँ रहता है? सर्वर में रहता है। तो जब एक जगह पर डेटा रहता है तो आप उसको बैकअप ले सकते हैं। बैकअप क्या, आप सबको पता है ना? देखो भाई, आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, बैकअप तो पता होना चाहिए। डेटा का जो द्वितीय कॉपी बना के रखा जाता है उसी को बैकअप कहते हैं। तो इसमें किसी एक के पास डेटा नहीं रहता है, इसलिए इसको बैकअप लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है। सिक्योरिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें वायरस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ट्रोजन हार्स है, स्पाईवेयर है, मेलवेयर है, इसमें आसानी से जो है आ सकता है। अब सिक्योरिटी कम होती है इसी का क्या मतलब है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, चारों स्वतंत्र हैं, कभी भी किसी को भी सूचना भेज रहे हैं, ये इसको भेज रहे हैं, इसको भेज रहे हैं। प्राइवेसी सिक्योरिटी जैसे कोई चीज़ है ही नहीं बेटा इसमें तो।
है नहीं, इसीलिए ये इसका क्या है नुकसान है। प्राइवेसी कैसे, अब ये बताइए, अभी जैसे कि मैं आपको पिछले वाला डायग्राम में फिर से ले चलता हूँ। ये बताइए, ये सिस्टम नंबर 1 2 3 ये 4 ये 5 और 6 है। अब देखिए 1 को यदि सूचना भेजना है 4 को, तो आप ये बताइए क्या 4 जो चौथे नंबर का पीसी है उस तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? संभव ही नहीं भाई। देखो आप ये तो इस रास्ते से यहाँ पे आओगे या इस रास्ते से आओगे, तो देखो जो सूचना मुझे चौथा को भेजना है वो सूचना मुझे दूसरा और तीसरा को भी भेजना पड़ रहा है, तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना। हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड ना करे, या यूँ हो सकता है कि प्राइवेसी भी नहीं है, कैसे, गुप्त तो रहा ही नहीं ना सूचना। आपको तो सूचना को दूसरे और तीसरे के माध्यम से ही यहाँ तक आ रहा है, तो मैं कैसे मानूँ कि दूसरे और तीसरे को वो सूचना उन तक मिली ही नहीं है, उन्होंने रीड किया ही नहीं है। ये है इसका क्या डिसएडवांटेज, मतलब उसके कुछ हानियाँ। क्लियर है क्या? प्रत्येक कंप्यूटर को दूसरे जो कंप्यूटर रहता है उसको एक्सेस करते रहता है, इस कारण इसका जो परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होता है रहता है, इसकी गति काफ़ी धीमी होती है। जो नेक्स्ट टाइप का हमारा आर्किटेक्चर है नेटवर्क का है वो है आपका क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक क्लाइंट, आप बहुत सारे जैसे देखिए यहाँ पे क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है भाई, उनको कमांड देता है, उसके बदले में सर्वर क्या देता है, रिप्लाई देता है। जैसे आप लोग गूगल में, यूट्यूब में वहाँ पे जाके चीज़ें सर्च करते हैं और उसके बदले में आपको सर्वर क्या करता है, रिप्लाई देता है या रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, निवेदन करेगा, और उसके बदले में सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स देगा, या उसी को हम लोग रिप्लाई भी कहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर के केस में क्या होता है, आपका जो है ये भी नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक सेकंड प्रकार है, जहाँ पे आपका सेंट्रल सर्वर रहता है। देखिए सेंट्रल आपका जो है कंट्रोल होता है माफ़ करिएगा, जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं। नेटवर्क के सभी डिवाइस का जो है कंट्रोल किसके पास रहता है, इसी के पास रहता है। इन्हीं के माध्यम से देखिए 1 2 और 3 को देखिए आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए, देख लो बाबू। 1 इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, 2 भी इंटरनेट से जुड़ा है, 3 भी इंटरनेट से जुड़ा है। अब यदि पहला को दूसरे को यदि सूचना भेजना होगा ना, तो पहले इंटरनेट के पास या फिर अब सर्वर में जाएगा, फिर वहाँ से इसके पास आएगा। वैसे ही पहला यदि तीसरे को सूचना भेजना, पहले सर्वर पर जाएगा फिर इधर जाएगा। तो जो आपका स्टार टोपोलॉजी है, यदि वो आपको याद होगा तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देख लीजिए, इसमें क्लाइंट सर्वर के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि क्लाइंट 1 को कोई भी डेटा क्लाइंट 2 को भेजना होगा, तो सबसे पहले क्लाइंट 1 किसको भेजेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर क्या करेगा, उसको अनुमति देगा, फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, ये इसको 1 2 3 दे देना है। क्लियर है क्या? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। लाभ देख लेते हैं, कुछ लाभ क्या है। तो इसमें सेंट्रल मैनेजमेंट होता है, जिससे बैकअप आसानी से लिया जा सकता है। जो कमी थी पीयर टू पीयर में उसको दूर कर दिया, सेंट्रल मैनेजमेंट आ गया इसमें, जिससे बैकअप आप आसानी से ले सकते हैं। नेटवर्क में सुरक्षा से की दृष्टि से सर्वर का जो है उपयोग करना बहुत सही है। जैसे देखिए जो भी सूचना होगा आपका कहाँ जाएगा, सर्वर में जाएगा, और सर्वर में जाएगा तो वहाँ पे तो फायरवॉल रहेगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी रहेगी और किसी प्रकार का जो है आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें सर्वर द्वारा पूरे सिस्टम को मेंटेन किया जाता है, जो भी आदान प्रदान होगा वो सर्वर के माध्यम से होगा, इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, प्राइवेसी रहती है, गोपनीयता, सुरक्षा की दृष्टि से आपका क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कुछ नुकसान यहाँ पे भी है, थोड़ा सा महंगा आता है क्योंकि सर्वर का प्रयोग होगा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा महंगा होगा। ज़्यादा मेमोरी क्यों लगेगा, क्योंकि भाई देखिए जितने भी सिस्टम रहेंगे वो सभी के सभी डेटा किसके पास भेजेंगे, सर्वर के पास भेजेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है क्या? इसमें क्या होता है, एक जो है सेंट्रल नेटवर्क मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जब तक आपका ये जो सर्वर है ना, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट देखते रहे। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्लाइंट को जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होता है, उसके लिए आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्लियर है क्या? क्योंकि सर्वर वाले केस में आपका एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है क्या? इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके पीछे रीज़न क्या है, तो जब आप सर्वर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट और अंतिम वाला है आपका हाइब्रिड। तो इसको भी आपने यदि टोपोलॉजी में देखा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, क्या होता है, किसी भी अलग अलग टोपोलॉजी को जब आप आपस में जोड़ देते हैं तब वहाँ पे क्या बनता है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनता है। वैसे ही जब आप पीयर टू पीयर और आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दोनों को जब आप आपस में जब मिला देते हैं तो एक तीसरे प्रकार का जो नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। तो इसमें दोनों की क्वालिटी होती है, किसी किसकी पीयर टू पीयर की भी। जैसे ये देखिए, ये वाला जो आपका ये पीयर टू पीयर है, ये ठीक है आपका पीयर टू पीयर, और ये वाला आप देख पा रहे होंगे ये आपका इसमें क्या है, ये जो बीच में ऐसा रखा रहता है बेटा, तब समझिएगा कि वो सर्वर है।
तो देख लीजिए पीयर टू पीयर और सर्वर दोनों प्रकार के नेटवर्क को आपस में मिला के क्या बन जाए आपका हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर बन जाता है। क्लियर है क्या? तो इस वीडियो में यहीं तक। चौथा यूनिट आपका शुरू हो गया बेटा। पहला दूसरा तीसरा यूनिट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। किसी भी दिन मैं आपका टेस्ट लूँगा उसमें, और नोटबुक बिल्कुल चेक कराइए आप लोग, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।